हे फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होगे। प्रेपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे, मॉक्स रेगुलरली लगा रहे होगे, मॉक्स को एनालाइज भी कर रहे होगे और एनालिसिस में जो पता चल रहा है कि वीक सेक्शंस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन से हैं, उन पे वर्क भी कर रहे होगे। लाइक वीक सेक्शन है तो वहाँ पे वीक क्यों है, क्या कॉन्सेप्ट्स में कमी है, क्या स्पीड उतनी नहीं बन पा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो कम पड़ रहे हैं, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, तो उन पे वर्क भी कर रहे होगे। अगर कॉन्सेप्ट में है तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अगर एक्यूरेसी में है तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर हो बट क्वेश्चंस में कुछ स्किप कर दे रहे हो, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से देख लो, एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को। और अगर स्पीड की प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, जिससे कि क्वेश्चंस को पढ़ने की स्पीड, समझने की स्पीड डेवलप, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उन पे तो ऑलरेडी कमांड काफ़ी अच्छा है, उनमें कोशिश करो कि स्पीड ज़्यादा हो, एक्यूरेसी और बेटर हो, कि वो जो सेक्शंस है जो स्ट्रॉन्ग है वो कम टाइम में हो सके, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि रीडिंग पे भी ध्यान दे रहे होगे, कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान दे रहे होगे, वो कैप भी अच्छी तरह से नोट करके उस पर वो कैप तो हम हर दिन डिस्कस करते ही है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, हर दिन सेशन देखो, ठीक है। तो हर दिन सेशन देखोगे तो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार आर्टिकल्स में आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, वो वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे तो उनकी मीनिंग्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे आप वर्ड देखोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। अगर वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आती है तो वर्ड किस तरह से सेंटेंस में यूज़ हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दो, सेंटेंस का टोन क्या है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है, तो उससे भी वर्ड का थोड़ा थोड़ा हिंट हमें मिल जाता है। हालांकि वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग्स पता हो ये बेटर होता है, और इसीलिए हमें सेशंस भी लेके आए हैं, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग तो अच्छी होगी ही, कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी इम्प्रूव करेगी, पैसेज को पढ़ते कैसे हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन को हम लिंक करते हैं, पॉइंट्स को कैसे लिंक करते हैं, ठीक है। ग्रामर एंगल भी मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि ग्रामर, क्योंकि ग्रामर तो प्ले होता ही है, ग्रामर तो अपना रोल प्ले कर रहा है बैकग्राउंड में, हमें पता नहीं चल रहा, हमें लग रहा है कि हम रीडिंग कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, तो ग्रामर का रोल नहीं है। बट ग्रामर का रोल होता है, जो भी सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा है उससे पता चलता है इवेंट कब हुआ, क्या हो गया है या होगा, ठीक है। जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज़ करते हैं तो ये पता चलता है कि जो दिया हुआ वर्ड, दिए हुए जो वर्ड्स है, जो नाउन्स है, वो एक्चुअली सब्जेक्ट का वर्ब है या सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो ये पता चलती है। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग में, पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन में क्लैरिटी मिलती है। तो ग्रामर का रोल तो हमेशा रहेगा, ठीक है। अब जैसे वोकैबुलरी की बात हम कर रहे थे, तो वोकैब भी क्या होती है, जैसे आप जितने ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वर्ड्स आपको उतने ही बार बार एक वर्ड्स मिलते रहेंगे, तो उससे भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है। बाकी PDF इसका मैं स्टार्ट करूँगा देना, ठीक है। जिनमें आपको जितने भी वर्ड्स हैं उनकी PDF मिल जाएगी कि इस मंथ में कितने सारे वर्ड्स आपके आए हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो उससे पता चलेगा कि हाँ इन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सबसे पहले हम वोकैब पे ही ध्यान देंगे, वोकैब पे डिस्कस करेंगे। ध्यान तो हमें तीनों ही सेक्शन पे देना है, वोकैब पे भी देना है, रीडिंग पे भी देना है, कॉम्प्रिहेंशन पे भी देना है। वोकैब के साथ हम स्टार्ट करने वाले, आज का जो पैसेज है वो GST पे, तो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वोकैबुलरी पे। तो जो पहला वर्ड है वो है इंटरेस्टेड, ठीक है। ये एक्चुअली वर्ब की सेकेंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेकेंड थर्ड फॉर्म पता है आपको, सेकेंड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। अगर सेकेंड की बात करें तो ये यूज़ होता है पास्ट टेंस में, जब हमें ये बताना है कि एक्शन कब हुआ, एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कंप्लीशन का और कंटिन्यूटी का, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन कैसे होता है कंप्लीशन का भी, इसमें कंप्लीशन भी है और इसमें कंटिन्यूटी भी है। तो देखो पास्ट टेंस क्या है, इसमें कंप्लीशन है क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो गया है, अभी नहीं हो रहा, हो गया तो खत्म हो गया। बट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्शन का एक पार्ट हो चुका होता है, दूसरा पार्ट अभी भी प्रेजेंट में चल रहा होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट टेंस में कंप्लीशन और कंटिन्यूटी दोनों होती है। तो जो इंटरेस्टेड है
इंटरेस्टेड, ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम ही होता है। बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, कुछ के अलग भी होते हैं। जैसे शो को ले लो तो शो, शोड, शोन। अगर मैं शो को बोलूं तो शो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर शोड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी लगता है, फिर सोन आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म अलग है, बट कुछ कुछ में क्या होता है, सेम होता है। तो इंटरेस्टेड उन वर्ब्स में है जिनकी सेम होती है। मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट करना, मतलब किसी को आप ट्रस्ट करके कुछ दे रहे हो। क्या दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो आप, ठीक है। मेड समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग और टेकिंग केयर ऑफ समबडी, मतलब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि वो पर्सन जिसको आप दे रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो देखेगा कि वो चीज़ सही से हो रही है या नहीं, या उस चीज़ की अच्छी से ख्याल रखेगा, केयर करेगा, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्टेड। और क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड कहते हैं, मतलब आपने अथॉरिटी दी है कि वो सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे कि किस तरह से करना है उसको, कैसे चीज़ें वहाँ पे डेवलप होगी। डेलीगेट करना भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो किसी और को, डेलीगेट कर रहे हो। एंटोनिम्स में क्या होते हैं, डिनाइड एंड विथहेल्ड। डिनाइड क्या होता है, मना कर देना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से मना कर दिया, ठीक है, आपने इंटरेस्ट नहीं किया। विथहेल्ड मतलब अपने पास ही रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने पास ही रखी। तो इसीलिए ये दोनों वर्ड्स जो है, डिनाइड एंड विथहेल्ड, ये इन दोनों ऑथोराइज, डेलीगेटेड और इंटरेस्टेड के सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स बन सकते हैं। सेकेंड इज ओवरसीइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और जेरेंड का भी रोल प्ले करती है। अब वर्ब की आईएनजी कहाँ यूज होती है, ये वाला इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। समझ में तो आपको आ गया, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बस, ठीक है, कि वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अलग अलग हो सकती है। किन्हीं वर्ब के केस में सेम हो जाता है, कुछ वर्ब के केस में अलग अलग रहता है। अब आते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ये आईएनजी फॉर्म जो होती है ना, ये कॉन्टिन्यूटी शो करती है सिर्फ, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी एक्शन चल रहा है, आगे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट अभी चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूटी होती है। जेरेंड जो होता है ये भी आईएनजी फॉर्म होता है, बट ये नाउन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता है स्विमिंग का, ही इज स्विमिंग, तो वो क्या कर रहा है, वो स्विम कर रहा है। यहाँ पे एक्शन है, क्या शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि वो अभी भी स्विम कर रहा है, तो जो स्विमिंग का एक्शन है वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूटी ये शो करेगा। बट यहां पे अगर हम ये लिख दें कि स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, तो यहां पे स्विमिंग ये वर्ब और कॉन्टिन्यूटी नहीं शो करेगा, यहां पे नाउन बन गया क्योंकि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। प्रोहिबिटेड क्या है, प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है, मना। क्या मना है, स्विमिंग मना है, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है। हमें पता है कि जो व्हाट का आंसर दे वो नाउन होता है। अगर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछो, अगर लिखा है कि स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज प्रोहिबिटेड, व्हाट आंसर क्या है, स्विमिंग, तो व्हाट का आंसर दे रहा है तो नाउन हो गया। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो कॉन्टिन्यूटी शो करती है, ठीक है, एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जो जेरेंड होता है वो भी फॉर्म में सेम होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, बट वो नाउन का फॉर्म प्ले करता है रोल, ओके। ओवरसीइंग क्या होता है, ओवर से देखना, ऊपर से देखना। कुछ आया समझ में, ऊपर से देख के क्या करोगे, देखोगे कि हाँ सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं है, हो रहा है कि नहीं। तो ओवरसीइंग का मतलब यही होता है कि किसी चीज को वॉच करना, देखना और मेक श्योर करना कि वो जॉब या एक्टिविटी करेक्ट वे में हो रही है या नहीं, सही से हो रही है या नहीं। सिनोनिम्स अगर बात करें तो सुपरवाइज करना बहुत इजी वर्ड है, सुपरवाइज करना बहुत कॉमन यूज होता है, ठीक है। तो मतलब इस वर्ड से तो काफी फेमिलियर हो गए। डायरेक्ट करना भी काफ़ी होता है, डायरेक्टर, जिससे आप जाते हो डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं वो डे टू डे अफेयर्स को कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में। तो डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग, सिमिलरली सुपरवाइजर भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा, ऑब्जर्वेंस, एडहेरेंस, ठीक है। अब कोई सुपरवाइज कर रहा है, तो जिसको सुपरवाइज किया जा रहा है वो क्या कर रहा होगा, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा होगा, अडहेयर कर रहा होगा। तो इसीलिए ऑब्जर्वेंस और एडहेरेंस ओवरसीइंग के एंटोनिम्स हैं।
आते हैं थर्ड वर्ड पे, स्लेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्लेटेड का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कभी होना है और उसको ऐसा प्लान किया गया है कि फ्यूचर में किसी डेट पे किसी टाइम पे होगा, कहते हैं ना स्लेटेड। मैं पूरा सेंटेंस लिख के बताता हूं। अगर हम लिखे द मूवी इज स्लेटेड टू रिलीज इन दिसंबर, मूवी इज स्लेटेड टू रिलीज इन दिसंबर, मतलब क्या कि मूवी को प्लान किया गया है दिसंबर में रिलीज करने का। तो स्लेटेड क्या होता है कि फ्यूचर के किसी डेट पे कुछ हो उसको प्लान करना। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल्ड। ठीक है, स्केड्यूल्ड भी कह सकते हो इसको, शेड्यूल्ड भी कह सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। प्रोग्राम्ड, कट क्यों कर दिया, हाँ प्रोग्राम्ड। ठीक है, तो शेड्यूल्ड प्रोग्राम्ड इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या है, कैंसिल कर देना, प्लान नहीं किया या कैंसिल कर दिया, प्लान करके कैंसिल कर दिया, या डेफर्ड कर दिया। डेफर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब होता है इसका पोस्टपोन कर देना। वर्ड काफी डिफिकल्ट है, इजी मीनिंग है इसकी। पोस्टपोन कर देना मतलब कि डिसाइड करना कि जो सेट किया हुआ डेट है उस पर नहीं करके आगे कभी करेंगे, क्योंकि अभी सिचुएशंस कुछ डिफरेंट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ठीक है, आते हैं 4 पे, पार्लेज। पार्लेज क्या है, नाउन है, मतलब क्या होता है, डिस्कशन जो एनिमीज या ऐसे लोगों के बीच में होता है जिनके बीच डिसएग्रीमेंट है। और डिस्कशन क्यों होता है, क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढना है। तो दो दुश्मन के बीच या दो ऑपोजिशन के बीच अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन का एम क्या है कि सॉल्यूशन ढूंढना है किसी प्रॉब्लम का, कैसे सॉल्व हो, तो उसको हम कहते हैं पार्लेज। और क्या कहते हैं, डायलॉग्स कहते हैं, नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन तो आपको पता है, नेगोशिएट करना मतलब एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना, और सामने वाले को कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, हम दोनों अपोज कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, बट वी आर नेगोशिएटिंग, मतलब चलो तुम्हारी बात में नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा, ये वाली बात मान लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है नेगोशिएशन। डायलॉग मतलब आपको डायलॉग से वो याद आ रहा होगा ना, जो एक्टर्स डायलॉग देते हैं, ठीक है, कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक डायलॉग है, तो उस डायलॉग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल है तो नहीं, नामुमकिन है, उस तरह का डायलॉग की बात नहीं हो रही। डायलॉग यहाँ पे मतलब डिस्कशन। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, क्वाइट एंड साइलेंस, मतलब कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, शांति बना के रखे हैं। ठीक है, अब क्वाइट आप सभी को पता है, एक तो एडजेक्टिव तो पता ही होगा आपको, एडजेक्टिव है, जैसे द प्लेस वॉज सो क्वाइट, मैं वहां पे गया और हर जगह शांति थी। पर क्वाइट नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, तो कहीं भी नाउन की तरह यूज हो क्वाइट, तो मतलब आपको समझ में लेना चाहिए कि नाउन है, सही है। ठीक है, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि एडिटोरियल का आप सेशन देखें, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड्स के अलग अलग लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस करते हैं कि क्वाइट अगर एडजेक्टिव है तो क्या क्वाइट नाउन भी है, तो नाउन बिल्कुल है, क्योंकि पार्लेज खुद नाउन है, तो नाउन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स नाउन ही होगा। ठीक है, जैसे डायलॉग क्या है, नाउन है, नेगोशिएशन क्या है, नाउन है, तो क्वाइट एंड साइलेंस भी क्या होगा, नाउन होगा, इसीलिए वो एंटोनिम है। 5 इज स्टीयर्ड, वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टीयर्ड का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं लिटरल वे में समझाऊं, स्टीयरिंग देखा है आपने, स्टीयरिंग व्हील होती है गाड़ी की, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ BMW। ठीक है, तो ये BMW की स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, इसको हम स्टीयर करेंगे। क्यों स्टीयर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं गाड़ी हम जहाँ चाह रहे हैं उस रास्ते पे वो जाए। ठीक है, उसको स्टीयर करना होता है। अब इसको फिगरेटिवली सोचो कि हमारे पास कुछ सिचुएशन है, वो सिचुएशन हम अपने अंडर कंट्रोल में ले लिए, और हम चाह रहे कि जैसा हम चाहे वो सिचुएशन वैसा चले, तो उसको भी स्टीयर्ड कहते हैं। टू कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन एंड इन्फ्लुएंस द वे इन विच इट डेवलप्स, मतलब उस सिचुएशन कैसा डेवलप होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, वो कंट्रोल खुद में लेना, उसको वैसे कंट्रोल करना, उसको हम कहते हैं स्टीयर्ड। और क्या कहते हैं, हेडेड, हेड करना, लीड करना, लेड। एंटोनिम्स क्या होगा, डिसरिगार्ड करना, मतलब ही नहीं है, नेग्लेक्ट कर दिया, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं लेना चाहते कंट्रोल में उसको, हमें कुछ नहीं मतलब उससे कि वो कहाँ जाए, कैसे करे, कैसे डेवलप हो, तो होता है वो डिसरिगार्डेड एंड नेग्लेक्टेड। 6th इज डेलिबरेट। ठीक है, ये यहाँ पे डेलिबरेट आपका है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डेलिबरेट करने का क्या मतलब होता है, किसी टॉपिक पे किसी सिचुएशन को लेके उसके बारे में सोचना, केयरफुली डिस्कस करना। ठीक है, क्योंकि उस पर आपको डिसीजन लेना है, उस टॉपिक पे उस सिचुएशन पे आपको डिस्कशन लेना है, सॉरी डिसीजन लेना है, तो इसीलिए आप डिस्कस कर रहे हो।
उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो सीरियस वे पे, तो उसको कहते हैं डेलिबरेट करना। और क्या कहते हैं, कॉन्फर करना और डिबेट करना। ठीक है, कॉन्फर का मतलब वही होता है आपस में बात करना अच्छी तरह से केयरफुली। डिबेट का हो सकता है एक माइंड में ये मीनिंग आता है, डिबेट मतलब आर्ग्यूमेंट। डिबेट कर रहा है मतलब बहस कर रहा है मेरे से कि तू ये है, तू ऐसा नहीं, मैं हूँ, मैं वैसे, वो वाला डिबेट, वो वाली आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे। डिबेट यहाँ पे मतलब कि फॉर्मल वे में सज्जनों की तरह, जेंटलमैन की तरह बात हो रही है किसी सिचुएशन पे, टॉपिक को लेके कैसे क्या किया जाए, उसको हम डिबेट कहते हैं। एंटोनिम्स फिर से अबैंडन कर देना, डिस्कार्ड कर देना, हमें मतलब नहीं है, अबैंडन कर दिया हमने, छोड़ दिया, कुछ भी हो सिचुएशन कहाँ भी जाए, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमने नहीं समझा। 7 इज आर्डुअस, एडजेक्टिव है। आर्डुअस क्या होता है, बहुत ऐसी चीज जो बहुत डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा जो डिमांड करती है एफर्ट या एनर्जी, मतलब उस चीज को करने में बहुत ज्यादा पर्सन की एफर्ट जाए, एनर्जी जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्डुअस। उसको और क्या कहते हैं हम, ओनरस कहते हैं, ग्रुएलिंग कहते हैं। तो ऑनरस एंड ग्रुएलिंग। एंटोनिम्स क्या होगा, फैसाइल, एफर्टलेस। फैसाइल इज वेरी इजी, effortless, requiring no effort। ठीक है, अवर्जन नेक्स्ट वर्ड है। अवर्जन क्या है, नाउन है। अवर्जन का मतलब क्या होता है, डिसलाइक या हेट्रेड। किसी के लिए नफरत होना, डिसलाइक होना, हेट्रेड होना, उसको हम कहते हैं अवर्जन। मतलब कि बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं होना उस चीज के लिए, आप पसंद नहीं करते उस चीज को, तो वो होता है अवर्जन। एबहॉरेंस भी कहते हैं उसको, रिपल्सन भी कहते हैं। कॉल्ड वर्ड है रिवल्सन, ये भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, इंक्लिनेशन एंड पेंचेंट। दोनों का ही मतलब होता है लाइकनेस, क्या आप उस चीज को पसंद करते हो, यू आर फॉन्ड ऑफ दैट थिंग, फॉन्डनेस भी कह सकते हैं। तो आप यू लव दैट थिंग, यू लाइक डूइंग दैट थिंग, तो इंक्लिनेशन और पेंचेंट होता है। 9 इज नज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नज करना मतलब इनकरेज करना, परसुएड करना। ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए, लेकिन किस तरह से परसुएड करना, वो जेंटल वे में, फोर्सफुल वे में नहीं, नहीं करो 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 इस तरह से नहीं, सर पे चढ़ के नहीं, जेंटल वे में आप इनकरेज कर दो, आराम से इनकरेज कर दो कि नहीं कर दो, देखो और अच्छा होगा ऐसे, तो उसको कहते हैं नज करना। और क्या कहते हैं उसको, प्रॉम्प्ट करना, प्रॉड करना। एंटोनिम्स डिसुएड, डेटर, दोनों का ही मतलब होता है यहाँ पे डिस्करेज। ठीक है, क्या होता है मतलब ये क्या लिख दिया मैंने, डिस्करेज करना। ठीक है, तो डिसुएड करना, डेटर करने का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना, मतलब कि रोकना किसी को, कोई अगर कोई काम करने जा रहा है कोई, तो रोकना, उसको डीमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, डराना कि वो उस काम को ना करे। 10 इज एडवोकेटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग समथिंग पब्लिकली, पब्लिक में आप सपोर्ट अपना एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज़ के लिए, उस आइडिया के लिए, उस इवेंट के लिए, उस पर्सन के लिए, उस कॉज के लिए, बिलीफ के लिए आप सपोर्ट एक्सप्रेस कर रहे हो, सपोर्ट दिखा रहे हो अपना पब्लिकली, तो उसको कहते हैं एडवोकेटिंग। और क्या कहते हैं, चैंपियनिंग कहते हैं, इंडोर्सिंग कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा, अपोजिंग, आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, आप ऑपोजिशन में हो, अगेंस्ट हो, रेसिस्टेंस शो कर रहे हो। ठीक है, रेफ्यूटिंग मतलब कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि वो चीज गलत है। रिफ्यूट करना मतलब कि उसको गलत प्रूव करना, इनकरेक्ट, फॉल्स प्रूव करना। 11 इज एमेनेबल, एडजेक्टिव है। एमेनेबल हम उस पर्सन को कहते हैं, ठीक, जो कि बहुत इजी होता है कंट्रोल करना, मतलब बहुत जल्दी बात मान लेता है। ठीक है, कोई किसी ने कुछ कहा, वो करने को रेडी हो गया, तो उसको हम कहते हैं एमेनेबल। और कहते हैं कंप्लायंट और एक्विजेंट। एंटोनिम्स क्या है इसके, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट। अब ऑब्स्टिनेट किसको कहेंगे, ऑब्ड्यूरेट किसको कहेंगे, जो किसी की बात मानी ना, हाँ ठीक हो, जो चाहता है वो वही करेगा, वो अपने सोच से लेके, वो किसी से इन्फ्लुएंस होना चाहता ही नहीं है, वो बदलेगा ही नहीं अपना मन, अपना माइंड वो चेंज करेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत स्टबर्न जिसको कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, स्टबर्न। तो जो बहुत स्टबर्न होता है, मतलब जो ठान लिया वही करेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न। 12 इज एक्रिमोनियस, एडजेक्टिव है। एक्रिमोनियस किसको कहते हैं, जो बहुत गुस्सा है,
जिसमें बहुत बिटर फीलिंग्स है, गुस्से वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहा है जिसमें गुस्सा भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्रिमोनियस, उसको हम कहते हैं इरेट, उसको हम कहते हैं इंडिग्नेंट। एंटोनिम्स हो गया एमिकेबल, जीनियल, मतलब कि फ्रेंडली, वार्म एंड फ्रेंडली जिसको कहते हैं। तो एमिकेबल कहते हैं, जीनियल कहते हैं, जो वार्म नहीं है, जो फ्रेंडली नहीं है, जो एंग्री है हमसे, एनवायड है, उसको इरेट और इंडिग्नेंट कहते हैं। थर्ड इन इज निटिग्रिटी, नाउन है। तो ये निटिग्रिटी क्या होता है? ये होता है बेसिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल किसी भी चीज का, जो एसेंस, क्रक्स जिसको कहते हैं हम, ठीक है, जो जिस्ट जिसको कहते हैं, जिस्ट भी कह सकते हैं उसको। तो एसेंस, क्रक्स, जिस्ट, ठीक है। तो उसको, और निटिग्रिटी मतलब होता है जो फंडामेंटल, जो बेसिक चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन एलिमेंट जो है किसी सिचुएशन का, किसी आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, उसको हम कहेंगे निटिग्रिटी, एसेंस, क्रक्स, जिस्ट। एंटोनिम्स ट्रिवियलिटी, फ्रिवलिटी, दोनों का मतलब होता है कोई चीज जो कि इररिलेवेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओवरलुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कि इसका क्या मतलब होता है? ओवरलुक कर गया, मिस कर गए, हम देख नहीं पाए। फेल टू सी या नोटिस समथिंग, नोटिस ना कर पाए, ठीक है, ओमिट कर दिया, हमने स्किप कर दिया गलती से। एंटोनिम्स क्या होगा? हीड किया, मतलब कि हीड मतलब कि वहां पे ध्यान देना, टू पे अटेंशन, कंसीडर किया, उसके बारे में सोचा, ठीक है। 15 इज ऑब्सिक्योर, एडजेक्टिव है। ऑब्सिक्योर वो चीज होती है जो क्लियर नहीं होती और हमें आसानी से पता नहीं चलती है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी कोई चीज जो क्लियर ना हो, डिफिकल्ट हो समझने में, देखने में, उसको कहते हैं ऑब्सिक्योर, उसको कहते हैं इनकॉन्स्पिकुअस। देखो, कॉन्स्पिकुअस होता है जो बहुत जल्दी दिख जाए, ठीक है, अटेंशन अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है या बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर उठा हुआ है तो आराम से दिख जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्स्पिकुअस। उसी का ऑपोजिट है ये इनकॉन्स्पिकुअस, जो कि मतलब आराम से जो ना दिखे, आसानी से जो ना दिखे। इनडिसर्नेबल, सिमिलरली डिसर्नेबल वो होता है जिसको हम समझ पाते हैं, इनडिसर्नेबल जिसको हम समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। एंटोनिम्स हो गया आपका एपरेंट और ऑब्वियस। एपरेंट जो ऊपर से दिख जाए, साफ है, समझ में आ रहा है, ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है क्या है, ठीक। 16 इज अनगेनली, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अनगेनली क्या मतलब क्या होता है? कि इस तरह से मूव कर रहा है कि स्मूथ या अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब कि क्लमजी वे में इधर गिर के, ऐसे गिर के वो मूव कर रहा है, तो उसको कहते हैं अनगेनली। इसको ऑकवर्ड भी कहते हैं, क्लमजी भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड, जो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में पता है कैसे मूव करना है, ठीक है। जैसे डांस अगर आप देखते हो तो डांस क्या होता है, एक एक स्टेप प्लान होता है कि ऐसे करना है, फिर इस तरह से करना है, फिर ऐसे करना है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी ग्रेसफुल लगता है वो, ठीक है, क्योंकि वो स्मूथ वे में फ्लो कर रहा होता है ना, स्मूथ वे में मूव कर रहा होता है, वहाँ पे मूवमेंट जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। जहाँ पे मूवमेंट्स स्मूथ ना हो वहाँ पे हम कहेंगे अनगेनली, ऑकवर्ड या क्लमजी। 17 इज स्पेक्टर। स्पेक्टर क्या होता है? नाउन होता है। अब देखो, स्पेक्टर का एक मतलब तो होता है घोस्ट, भूत, ठीक है, पर स्पेक्टर का एक और मतलब होता है कोई चीज जो अनप्लेजेंट है, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर में हो सकती है और वो चीज खराब है और लोगों को डर है कि कहीं वो हो ना जाए, उसको भी कहते हैं स्पेक्टर। थ्रेट जिसको कहते हैं मेनेस। एंटोनिम्स क्या होगा? कामनेस, शांति, ईज। ईज है मतलब कुछ आराम से है, अच्छे से है, इजी वे में हो रहा है, ठीक है, तो कोई थ्रेट नहीं है, कोई मेनेस नहीं है, कोई स्पेक्टर नहीं है। एक फ्रेजल वर्ब है कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब होता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, लेके आना, वो आंसर हो, वो मनी हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कम अप विथ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में एक फ्रेज है टेक स्टॉक ऑफ। टेक स्टॉक ऑफ समथिंग मतलब कि टू एग्जामिन सिचुएशन को केयरफुली, ठीक। तो ये था वो कैब। अब हम आएंगे आर्टिकल पे। आज का जो आर्टिकल है वो जीएसटी पे है, उसकी टाइटल है इनहैंसिंग ओवरसाइट। इनहैंस करना ओवरसाइट को, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ओवरसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना। ओवरसाइट यानी सुपरविजन को इनहैंस करना, मतलब चीज़ें जिस तरह से की हो रही है उस पर जो नज़र रखनी है तो उसको इनहैंस करना है, कि नज़र अच्छे से रखनी है। ऑन द जीएसटी काउंसिल मीट एंड इशूज। और आर्टिकल किस पे है? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में जो इशूज डिस्कस किए जाएंगे उस पर आर्टिकल है।
द जीएसटी काउंसिल को डू मोर टू स्मूदन द टैक्स रिजीम। जीएसटी काउंसिल और भी बहुत कुछ कर सकती है टैक्स रिजीम को स्मूथ करने के लिए और अच्छे से सब कुछ काम हो वैसे करने के लिए। ठीक, तो पहले आप पैराग्राफ पढ़ लो खुद से, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये लास्ट पैराग्राफ है। अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, आपकी खुद से भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी आर्टिकल की। अब उस पे बेस ये क्वेश्चन से एक बार खुद से ट्राई करो करने का। ये पहला है, सेकंड, अच्छा ओके, ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है आज। अब आते हैं आर्टिकल पे। इनहैंसिंग ओवरसाइट, ओवरसाइट यानी कि सुपरविजन को इनहैंस करने की जरूरत है जीएसटी काउंसिल के मीटिंग एंड इश्यूज पे आज का आर्टिकल है। द जीएसटी काउंसिल को डू मोर टू स्मूदन द टैक्स रिजीम। जीएसटी काउंसिल अभी भी बहुत कुछ कर सकती है टैक्स रिजीम को स्मूथ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, इसकी सब कुछ स्मूथ वे में हो। The Goods and Services Tax (GST) Council, entrusted with overseeing the 7-year-old indirect tax regime, is slated to meet on September 9. जो Goods and Services Tax यानी GST Council है, उसको इंटरेस्ट किया गया है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किस चीज़ की, ओवरसीइंग करने की, सुपरवाइज करने की। किस चीज़ को सुपरवाइज करना है? जो 7-year-old इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है उसको सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल को। और ये काउंसिल ने प्लान किया है एक मीटिंग करने का सितंबर 9 को। दिस वुड बी इट्स सेकेंड सेटिंग इन अंडर 3 months। ये जो मीटिंग है ये इसकी सेकेंड मीटिंग होने वाली है इस काउंसिल की 3 month के अंदर, यानी कि 3 month में एक मीटिंग ऑलरेडी हो गई है, ये सेकेंड मीटिंग है आफ्टर अ 9 month पॉज। ठीक है, तो इन 3 महीनों के पहले के जो 9 महीने थे उसमें कोई मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन इन 3 महीने में दूसरी मीटिंग ये होने जा रही है। ठीक है, एक मीटिंग ऑलरेडी हो गई है। द काउंसिल whose parleys steered by the Union Finance Minister with states representatives are critical for resolving taxpayer challenges and setting broader policy direction ought to meet regularly at such frequency। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, इसको तोड़ के समझते हैं। ठीक है, जो मेन सेंटेंस है वो ये है आपका, ये द काउंसिल, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, ought to meet regularly at such frequency। ठीक है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस पे क्या बात की है ऑथर ने कि जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है, जो 7 साल पुरानी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है, उसको सुपरवाइज करना है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, जीएसटी काउंसिल के पास। यही जीएसटी काउंसिल फिर मीट करने वाली है सितंबर 9 को, स्लेटेड मतलब कि प्लान कर रखा है एडवांस में कि मीट करेगी। ठीक है, अब ये उसकी सेकंड मीटिंग होगी। 9 month में उसने कोई मीटिंग नहीं की थी, अब 9 month के बाद जो 3 months हुए हैं उसमें ऑलरेडी एक मीटिंग कर ली, अब ये सेकंड मीटिंग है। अब ये काउंसिल जो है ये आउट टू मतलब ये जरूरी है कि इस तरह से रेगुलरली मीट करे। ठीक है, एट सच फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे कि 3 month में 2 बार मिल रही है, इसी फ्रीक्वेंसी पे उसको हमेशा मिलना चाहिए। ये ऑथर कहना चाह रहे कि उसके लिए सही है कि इसी फ्रीक्वेंसी में वो मीटिंग्स करती रहे। अब ये क्या कह रहा है फिर, ये देखो, जब भी 2 कॉमास के बीच कोई बात लिखी गई तो वो इंफॉर्मेशन देती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, तो कॉमा, पहला कॉमा से पहले क्या है, द काउंसिल है, तो काउंसिल के बारे में ही देगी। क्या दे रही है कि काउंसिल के जो डिस्कशन है, ठीक है, उसको कौन लीड करते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स मिल के लीड करते हैं डिस्कशंस को। ठीक है, और ये डिस्कशंस क्रिटिकल है, मतलब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, टैक्स पेयर चैलेंजेस को डिसॉल्व करने के लिए, टैक्स पेयर की जो चैलेंज है, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए इनकी मीटिंग्स क्रिटिकल है। और पॉलिसी डायरेक्शन, ब्रॉड वे में पॉलिसी बनाई, किस तरह से पॉलिसी को डायरेक्ट करनी है, पॉलिसी का एम क्या होना चाहिए, ये सब डिसाइड करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी सेंटेंस आपको मिले, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस मिले जहाँ पे 2 कॉमास हो, तो पहले क्या करो, ये तो सब्जेक्ट है,
ठीक है, ये वर्ब है इसका, और टू मोडाइल वर्ब है तो यहाँ पे वही वर्ब है। कॉमा के बीच का ना छोड़ दो उस समय के लिए, क्योंकि पहले एक सेंटेंस क्या कह रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जो काउंसिल है, ठीक है, उसके बारे में कहा गया है कि उसको मीट करना जरूरी है। अब आओ कॉमा के बीच में कि चलो काउंसिल के बारे में और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट वर्ब को पहचान पाओगे। नहीं तो अगर आप काउंसिल से लेके पढ़ते जाओ तो एक तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें कह रखी है, स्पेशली क्योंकि लंबा सेंटेंस है। फिर आपको लगेगा कि ये और टू किसके लिए है, क्या ये पॉलिसी डायरेक्शन के लिए है, किसके लिए, आप खो जाओगे सेंटेंस में। तो इस तरह से करो कि जो दो कॉमास के बीच में हो, ठीक है, तो आप कॉमा से पहले का वर्ड और कॉमा के बाद का वर्ड को पहले मिला के पढ़ लो, ठीक है। अब कॉमा भी हो सकता है, कभी कभी ये वाला भी यूज होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई। तो कॉमा भी हो सकता है, इस तरह के डैश भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। A key expectation from the upcoming meet revolves around the much-awaited review of GST's complex multiple rate structure। जो एक key expectation, एक important expectation है जो लोग expect कर रहे हैं ये आने वाली मीटिंग से, वो किसके अराउंड घूम रही है, तो जो GST के कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका रिव्यू होना है। काफ़ी लोग, क्योंकि मच अवेटेड का यूज़ किया है, मच अवेटेड का यूज़ किया ऑथर ने, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि जो रिव्यू होना है जीएसटी के कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर का, इसका काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, और इसी को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी बना रखी है लोगों ने अपकमिंग जो मीटिंग होने वाली है September 9 को जीएसटी काउंसिल की। इन जून the council resolved to take stock of the progress made on this front by a ministerial group GOM appointed in 2021 and deliberate on the path forward। जून में काउंसिल ने डिसॉल्व किया था, डिसाइड किया था कि वो एग्जामिन करेगी कि कितना प्रोग्रेस हुआ है इस फ्रंट पे। किस फ्रंट पे, देखो अब यहाँ पे लिखा ऑन दिस फ्रंट। ऑन दिस फ्रंट, फ्रंट किसको कहते हैं, किसी इशू को कहते हैं, किसी फील्ड को कहते हैं। यहाँ पे किस इशू की बात हुई है, पहले कनेक्ट करो पॉइंट, किस इशू की बात हो रही है। तो इसी जो जीएसटी का कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर है वही एक इशू है जिसको लेके एक्सपेक्टेशन भी है, जिसका रिव्यू आना है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं रिव्यू का, ठीक है। तो इसी इशू की बात की गई है यहाँ पे भी कि जून में काउंसिल ने डिसाइड किया था कि एग्जामिन करेगी कि कितना प्रोग्रेस हुआ है इस इशू पे, और उसके लिए काउंसिल ने एक GOM मिनिस्ट्रियल ग्रुप को भी अपॉइंट किया था 2021 में कि वो करेगी इसको, ठीक है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। एंड डेलिब्रेट ऑन द पाथ फॉरवर्ड, और ये डिस्कस करेगी कि अब आगे क्या करना है, अभी प्रोग्रेस कितना हुआ है, आगे और क्या करना है। However, going by the state minister's recent submission to the GOM, progress is likely to be slow and arduous, ठीक है। अब however मतलब कहा तो है काउंसिल ने कि अभी ये सब करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए गोइंग बाय मतलब कि कंसीडर करके अगर देखा जाए, क्या देखा जाए कि जो स्टेट मिनिस्टर्स का जो सबमिशन है जो उन्होंने मिनिस्ट्री को GOM को दिया है, उससे ये पता चल रहा है कि प्रोग्रेस एक तो स्लो होगा, दूसरा बहुत डिफिकल्ट होगा। विथ मोस्ट मेंबर्स सिग्नलिंग एंड अवर्जन टू शेक थिंग्स अप व्हेन रेवेन्यूज आर हेल्दी। और क्यों होने वाला है स्लो प्रोग्रेस, क्यों आर्डुअस होने वाला है, क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक डिसलाइक इंडिकेट कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि थिंग्स को सेकअप करें, मतलब चीज़ों को चेंज करें। कब, जब रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, रेवेन्यू हेल्दी है, ठीक। मतलब कि देखो स्टेट मिनिस्टर ने सबमिट किया, अपने अपने सबमिशंस दिए GOM को। GOM कौन है, हमने पढ़ा पिछले वाले पैराग्राफ में कि GOM को अपॉइंट किया था काउंसिल ने, किस काम के लिए, कि प्रोग्रेस को ट्रैक करेगी, कितना प्रोग्रेस हुआ है, आगे क्या करना है। अब जो सबमिशन किया है स्टेट मिनिस्टर ने GOM को, उससे ये देखने को मिल रहा है कि प्रोग्रेस स्लो होने वाली है, डिफिकल्ट होने वाली है। क्यों, क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स है वो नहीं चाहते हैं, वो डिसलाइक कर रहे हैं, अवर्ट कर रहे हैं, अवर्सन शो कर रहे हैं, वो चीज़ों को चेंज करना नहीं चाहते क्योंकि अभी रेवेन्यू तो अच्छा आ ही रहा है, तो क्यों चेंज करें। आइडियली the council should at least set a timeline for concluding the group's deliberations। अब आइडियली मतलब एक अच्छे अगर देखा जाए तो परफेक्ट वे में तो काउंसिल को एक टाइमलाइन सेट करना चाहिए कि इतने टाइम तक ग्रुप अपना जो भी डिस्कशन कर रहा है वो कंप्लीट करके कुछ दे, कुछ आउटकम दे।
and nudge it to come up with a couple of alternatives for the revamped rate structure if consensus is difficult to attain। और काउंसिल को उसको नज भी करना चाहिए, जनरल में उसको अर्ज भी करना चाहिए कि अगर एक कंसेंसस डिफिकल्ट हो रहा है लाने में, मतलब क्या जो सारे मेंबर्स हैं वो एक एग्रीमेंट पे नहीं आ रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो प्रेजेंट करें जिसपे और डिसाइड किया जा सके। These could then be deliberated over by the council, possibly with some public feedback incorporated। और फिर जो कंसेंसस जो आपके अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर काउंसिल विचार करेगा, डेलिबरेट करेगा, डिस्कस करेगा, हो सके तो कुछ पब्लिक का फीडबैक भी उसमें इंक्लूड करेगा, ठीक है, उस प्रोसेस में। बियॉन्ड द ब्रॉडर रिवैम्प, अब जो रिवैम्प होना है उसके अगर उसके बाद जाएं, the council could also be briefed this time on the feasibility of reviewing the 18% GST levy on individual goods and services such as health insurance and life cover that have attracted attention recently within and outside parliament। अब एक तो रिवैम्प जो भी टैक्स रिजीम का रिवैम्प हुआ है उसके अलावा जीएसटी जो काउंसिल है उसको ब्रीफ करना है, जो 18% जीएसटी लेवाई किया गया इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज में, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ कवर, इसको भी लेकर डिस्कस करना है कि इसकी फिजिबिलिटी कितनी है। जो हमने 18% जीएसटी लगाया है हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ कवर पे, इस तरह के इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो फिजिबिलिटी कितनी है उसको लेके भी रिव्यू करना है, ठीक है। और ये जो इशू है 18% जीएसटी लगाने का इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज पे, ये काफ़ी चर्चा में रहा था पार्लियामेंट के बाहर भी और अंदर भी। These have been assessed by officials in the past too without resulting in any change in stance। अब ये जो टॉपिक है जीएसटी का इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज में, इसको पहले भी ऑफिशियल ने एनालाइज किया था इस सिचुएशन को, बट कोई रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या किया है ऑथर ने बताया हमें कि अगर स्टेट मिनिस्टर के सबमिशंस को देखें तो प्रोग्रेस स्लो होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि स्टेट मिनिस्टर्स जो मेंबर्स हैं वो चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि रेवेन्यू अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो काउंसिल को क्या करना चाहिए, एक टाइमलाइन सेट करनी चाहिए कि इतने टाइम तक डेलिब्रेशन जो डिस्कशन है वो कंप्लीट करो, ठीक है। और क्या करना चाहिए, तो नज करना चाहिए उसको, थोड़ा सा उसको जेंटली अर्ज करना चाहिए, परसुएड करना चाहिए कि अगर कंसेंसस यानी एग्रीमेंट, देखो कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, कि अगर एग्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं आ पा रहा है, अगर सारे मेंबर्स एक चीज पे अग्री नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव्स तो प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने के लिए परसुएड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स जब आ गए तो उसके ऊपर डेलिबरेट करेंगी काउंसिल, सोच विचार करेंगी, और अगर हो सके तो पब्लिक का फीडबैक भी उसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद रिवैम्प, यहाँ तक तो रिवैम्प की बात हुई, उसके अलावा और क्या करेगी काउंसिल, ठीक है। तो उस काउंसिल को ब्रीफ किया जाएगा, इस बार उसे पूछा जाएगा किस चीज़ पे, कि जो 18% जीएसटी लगाई गई है इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ कवर, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। और ये जो इशू है जीएसटी लेवाई और जीएसटी लगाने का इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे कि इंश्योरेंस और लाइफ कवर, ये इशू पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, काफ़ी अटेंशन मिला था पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, ठीक है। और इस इशू को ऑफिशियल ने पहले भी पास्ट में किया था, एनालाइज किया था, बट कोई रिजल्ट नहीं आया था। The inclusion of items such as electricity, petroleum and alcohol into the GST net, something that industry and economists have been advocating for years, may be even more tricky, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी ठीक उसी पैटर्न का है जैसा हमने डिस्कस किया था। तो हम क्या करेंगे, कॉमा वाला पार्ट अभी इग्नोर कर देंगे। देख रहे हो ना, कॉमा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से द इंक्लूजन ऑफ आइटम्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, ओके मैंने गलत कॉमा यहाँ पे ये कर दिया, कॉमा यहाँ से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो कॉमा है ये तो प्रोडक्ट्स को अलग कर रहा है ना। द इंक्लूजन ऑफ आइटम्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल इनटू द जीएसटी नेट, जो इन आइटम्स को जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, इसको जो जीएसटी के अंदर लाना है, ठीक है, ये क्या होगा, मे बी इवन मोर ट्रिकी। तो इन आइटम्स को जीएसटी नेट के अंदर लाना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब कॉमा वाला भी देख लेते हैं।
समथिंग दैट इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिस्ट हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर ईयर्स। समथिंग मतलब क्या, ये जो इंक्लूजन है इसकी ही बात हो रही है। इंक्लूजन किस चीज़ का करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल को जीएसटी में लाने का, उसी का इंक्लूजन है जो ट्रिकी होने वाला है। और इस इंक्लूजन को इंडस्ट्री और इकोनॉमिस्ट बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे थे, बहुत साल से सपोर्ट कर रहे थे। एडवोकेटिंग मतलब सपोर्टिंग, मतलब कि इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिस्ट चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल जीएसटी नेट के अंदर आ जाए, लेकिन उसको लाना अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट हो जाएगा। States gave up a lot of taxation power for the GST's rollout। जब जीएसटी को लाया गया तो स्टेट ने बहुत सारा अपना जो टैक्सेशन पावर है वो रिलिंक्विश कर दिया था, गिव अप कर दिया था। मतलब स्टेट्स के पास जो टैक्सेशन पावर था वो बहुत सारा पावर चला गया था जीएसटी के टाइम। तो एंड आर लाइकली टू बी अमेनेबल टू यील्डिंग फर्दर स्पेस, ठीक है। और जब इतना पावर चला गया तो वो अब नहीं चाहते कि और पावर जाए, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल भी जीएसटी में आ जाए, और जो पावर है उनका टैक्सेशन का वो और पावर खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये और ट्रिकी होगा। उसके आगे भी लिखा है कि particularly as quite a few states ties with the center are acrimonious, as former chief economic advisor Arvind Subramanian recently pointed out। और ये और भी ट्रिकी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका सेंटर से जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, गुस्से वाला है। मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के सेंटर के साथ, तो वहाँ पे और डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरह से ये कोई मूव वहाँ पे लेके आना, इंक्लूजन करना इन प्रोडक्ट्स का जीएसटी नेट में, ठीक है। और ये किसने कहा है, तो ये जो पहले के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है ये चीज़ें। While it will be instructive to see the direction the council takes on these issues, instructive मतलब कि important, ठीक है। तो हाँ, जब एक तरफ तो ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कौन सा डायरेक्शन में काउंसिल स्टेप लेती है इन इशूज पे और किस तरह से काम करती है इन इशूज पे। ग्रेटर मॉनिटरिंग ऑफ द निटी-ग्रिटी ऑफ जीएसटीज डे टू डे फंक्शनिंग इज नीडेड एज वेल, ठीक है। तो एक तरफ तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि जो इश्यूज डिस्कस हुए हैं अभी तक उन पे काउंसिल क्या डिसीजन लेती है, क्या वर्क करती है। ये भी क्या जरूरत है, ग्रेटर मॉनिटरिंग की, किस चीज़ की, जो एसेंशियल पार्ट है जीएसटी का, डे टू डे फंक्शनिंग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मॉनिटर करना भी जरूरी है, और ग्रेटर वे में मॉनिटर करना मतलब और ज़्यादा अच्छी तरह से मॉनिटर करना भी जरूरी होगा काउंसिल के लिए। रेवेन्यू ट्रेंड्स रिमेन हेल्दी विथ अबाउट 10% ग्रोथ दिस फिस्कल। रेवेन्यू ट्रेंड जो टैक्स कलेक्शन है वो हेल्दी रहा है, 10% ग्रोथ हुआ है इस साल। बट द पेस ऑफ रिफंड्स टू टैक्स पेयर्स हैज़ बीन अनयूजुअली अनइवन। बट जो टैक्स पेयर्स को जो रिफंड मिलता है उस रिफंड मिलने की जो स्पीड है वो थोड़ी अनइवन रही है, कभी ठीक रही है, कभी खराब हो गई है। Net GST received rose under 7% in 3 of the last 5 months। पहले के 5 महीनों में से अगर 3 महीनों की बात करें तो GST रिसीप्ट जो था वो 7% बढ़ गया, बट jumped about 15% in months when refunds dropped sharply। लेकिन जब रिफंड्स कम हो गए उस टाइम 15% बढ़ गया। यानी कि ऐसे तो नॉर्मली 7% बढ़ रहा था 5 के 3 महीनों में से, पर जिन महीनों में रिफंड ड्रॉप हो गए थे वहां पे 15% बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ कोरिलेशन तो है, रिफंड का और जीएसटी रिसीप्ट का कुछ कोरिलेशन तो है, कुछ कनेक्शन तो है कि जहां पे रिफंड कम हो रहे हैं तो जीएसटी बढ़ जा रही है। द काउंसिल मस्ट नॉट ओवरलुक सच डिटेल्स, और इन डिटेल्स को काउंसिल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। दो दे में सीम रिलेटिवली ऑब्सक्योर इन द बिगर पिक्चर। हालांकि अभी ये इश्यूज, ये डिटेल्स जो है ये थोड़े से छोटे लग सकते हैं, जितना अभी इशू बड़ा इशू आ रहा है उनको उनसे अगर कंपेयर करें तो मे बी ये इश्यूज ऑब्सक्योर रख सकते हैं, दिख नहीं सकते, बट ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर कर देना है। दिस कुड हेल्प प्रिवेंट अनगेनली ट्विस्ट फॉर इंडस्ट्री। इससे क्या होगा कि अगर हम इन इश्यूज को भी ध्यान देंगे तो इनसे जो अनगेनली ट्विस्ट है, अनगेनली का मतलब क्या होता है, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड वे में हो, ठीक है, अनस्मूथ वे में कोई ट्विस्ट आ गया इंडस्ट्री में, कोई चेंजेस आ गए, जो हम चेंजेस हम नहीं चाहते थे, अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आ गए, ठीक है, उनसे बच सकते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो या रिफंड चैलेंजेस हो। और द स्पेक्टर ऑफ कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय रीसेंट लार्ज टैक्स डिमांड्स ऑन आईटी मेजर्स, और जो लार्ज टैक्स की डिमांड की गई है आईटी मेजर से, उसकी वजह से जो एक तरह से थ्रेट बन गया है कन्फ्यूजन का, उससे भी प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे काउंसिल ने ये कहा है
कि जो डिटेल्स है उनको ओवरलुक नहीं करना है, छोटे छोटे डिटेल्स भी है तो उनको भी कंसिडर करना है, क्योंकि इससे हेल्प मिलेगी प्रिवेंट करने में। अगर कोई इंडस्ट्री में कोई अचानक से कोई ट्विस्ट आ गया, कोई चेंज आ गया, ठीक है, जो हमें पसंद नहीं आए, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अनफेवरेबल है, एक तो उससे बच जाएंगे। वो किससे, रजिस्ट्रेशन से आ सकते हैं, रिफंड के कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं तो उससे बच जाएंगे। और जो थ्रेट बना हुआ है कन्फ्यूजन का, किससे बना हुआ है, जो अभी लार्ज टैक्स की डिमांड होने लगी थी आईटी मेजर्स पे, उससे जो थ्रेट बन गया उससे भी हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑथर है इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि क्या होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल का पूरा एंड, ठीक है। टोन की बात करें तो एनालिटिकल टोन है, क्योंकि ऑथर ने एनालाइज किया है सिचुएशन को, ठीक है, पूरी तरह से। उन्होंने एक तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया, ठीक है, कि मीटिंग हो रही है या मीटिंग हर बार होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या किया है जीएसटी ने, क्या डिसीजन लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनालाइज करके ये बताया कि स्लो एंड आर्डुअस है, क्यों है स्लो, क्यों है डिफिकल्ट, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए, काउंसिल को क्या करना चाहिए, इसके बाद और काउंसिल क्या करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ट्रिकी है, क्यों ट्रिकी है, तो यहाँ पे एनालाइज किया कि स्टेट्स ने ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स एंड पावर गिव अप कर दिया और नहीं चाहती है गिव अप करना। फिर यहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया चीज़ों को, तो एनालाइज किया है अब पूरी सिचुएशन को ऑथर ने, इसलिए टोन जो है वो हमारी एनालिटिकल है। बात है क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द जीएसटी काउंसिल अपकमिंग मीटिंग ऑन September 9? जीएसटी काउंसिल की अपकमिंग मीटिंग जो होने वाली है September 9 में, उनका प्राइमरी कंसर्न क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इशू क्या था, की एक्सपेक्टेशन क्या थी, यही थी ना कि जो मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर है जीएसटी का, जो कॉम्प्लेक्स है, उसका रिव्यू होना है, यही की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इसी पे प्रोग्रेस करने का जो रिजॉल्व लिया था, इसको एग्जामिन करने का प्रोग्रेस को, उसको लेके ही बात होगी मीटिंग में। तो ये हमारा आंसर है। तो कहाँ पे है ये रहा। जो चीज़ डायरेक्ट दे रखी है तो उसका तो हम डायरेक्टली आंसर मार्क कर देंगे, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। इंक्लूजन जो है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल का, ये मेन नहीं है। अनरिजॉल्व इश्यूज मेन नहीं है। अनहेल्दी रेवेन्यू ट्रेंड्स तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि हेल्दी रहा है इस पर का रेवेन्यू 10% पे, ठीक है, तो वो तो अनहेल्दी है नहीं। सेंटर और स्टेट्स का जो रिलेशनशिप है वो भी जीएसटी काउंसिल नहीं करेगी डिस्कस, ठीक है। जो टैक्स पेयर रिफंड को लेके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, टैक्स पेयर रिफंड को लेके कोई इश्यूज तो उतनी बात हुई नहीं है डिटेल में, ठीक है। हालांकि इश्यूज है, उनको लेके चलना है, बट मेन जो है की एक्सपेक्टेशन किससे है, तो वो इस चीज़ से है। जो मेन जो डिस्कशन जिस पे सबकी नज़र होगी वो इस पे होगी कि जो मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स का, उसको इसका जो रिव्यू होना है उस पर। तो ये हमारा आंसर बन गया। वो इज प्रोग्रेस ऑन द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर रिफॉर्म एक्सपेक्टेड टू बी स्लो एंड चैलेंजिंग। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में जो प्रोग्रेस होना है वो स्लो एंड चैलेंजिंग क्यों होगा स्लो? क्योंकि स्टेट मिनिस्टर रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा तो स्लो आर्डुअस होगा। क्यों? क्योंकि मेंबर्स जो है वो अवर्जन शो कर रहे हैं, रिलक्टेंट है, डिसलाइक कर रहे हैं कि चीज़ों को चेंज करें। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू अभी हेल्दी आ रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू अभी हेल्दी आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं चेंजेस करने के। तो ये हमारा आंसर हो गया। मिनिस्ट्रियल ग्रुप रिव्यू में इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से नहीं। यूनियन मिनिस्टर चेंजेस नहीं करना चाहते, इसकी वजह से भी नहीं। पब्लिक फीडबैक प्रोसेस अभी भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं। और स्टेट्स है कि अनविलिंग टू यील्ड मोर टैक्सेशन पावर टू द सेंटर। अब ये जो बात है अनविलिंग टू, ये इसके रिलेशन में कही गई है कि जो इंक्लूजन होना है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल का, वो ट्रिकी क्यों होगा? तो उसका रीजन ये है, ट्रिकी इसलिए होगा कि स्टेट्स नहीं चाहती हैं कि और ज्यादा टैक्सेशन पावर सेंटर को दे दें, ठीक। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। तो ये था आज का आर्टिकल, आज का पूरा सेशन, जहाँ पे हमने वो कैब देखी, फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया, फिर उसके बेसिस पे हमने आरसीए क्वेश्चंस भी कर लिए। अब कोई भी डिस्कशन तो ऑलरेडी हो गया है। कोई भी अगर आपका डाउट हो सेशन को लेके, क्वेश्चन को लेके, वो कैब को लेके, तो फील फ्री टू शेयर योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल रीड इट एंड आई विल डिस्कस योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अगर कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो वो भी शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए और प्रोग्रेस करते रहिए।